रूस अभी हर जगह आगे बढ़ता नजर आ रहा है। जो बाइडेन और G7 कंट्रीज ये सारे आपस में मिले हैं कि आप जो नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स हैं उनको इस्तेमाल ना करें। एक दबाव ये बनाया जा रहा है। मान लो जैसे इनकी सैटेलाइट इस्तेमाल करी, हो सकता है रूस जो है उनकी सैटेलाइट ही उड़ा दे, तो फिर स्पेस वॉर शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे की सैटेलाइट उड़ा रहा है। कोई भी प्रेसिडेंट, चाहे जो बाइडेन हो, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप हो, वॉशिंगटन को और न्यूयॉर्क को खतरे में नहीं डालेगा यूक्रेन को बचाने के लिए। तो फिर अमेरिका को फिर से बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ और मेरे साथ मेरे खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आज, मेजर जनरल एस के अस्थाना। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे बात करके और आपके दर्शकों से बात करके। बहुत धन्यवाद सर। सर, व्हाइट हाउस से जाते जाते बाइडेन ने यूक्रेन को एक बड़ी छूट दे दी है। जो बाइडेन प्रशासन ने रूस के खिलाफ लॉन्ग रेंज मिसाइल और उसका उपयोग करने के लिए यूक्रेन को मंजूरी दे दी है। उसके और दूसरी तरफ यूक्रेन को मिली अमेरिका से जो मंजूरी है, उधर रूस ने भी बड़ा इस पे खेला है, बड़ा खेल, और उन्होंने दाग दिए 120 मिसाइल और 90 ड्रोन। तो ये जो बड़ा डेवलपमेंट आज हमारे सामने आया है, रविवार को हमने देखा। इस सब से एक सवाल तो ये आता है सर, मैं इस सिमिलर मुद्दे पे 1-2 दिन पहले चर्चा हो रही थी, तो हमने जो एक चर्चा की थी, तो बहुत सारे लोगों को बड़ा इतराज हुआ कि ये किस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और इस तरह की बातें हो रही हैं। ठीक है सर, बाइडेन जाते जाते आखिर करना क्या चाहते हैं? देखिए, ये जो खबर आई है इससे जाहिर है कि सब जगह मीडिया में तो सीधा हो रहा है कि अभी एस्केलेशन हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन इसको मैं एग्जैक्ट जो खबर है और इसका विश्लेषण है, मैं वो करना चाहूंगा और वो बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को। सबसे पहली बात, ये खबर रिलीज हुई है अमेरिका के न्यूज़पेपर से। अभी तक व्हाइट हाउस ने कंफर्म नहीं किया है, पेंटागन ने कंफर्म नहीं किया है कि ऐसी परमिशन दी गई है। दूसरी बात, जो ये सोर्स कोट कर रहे हैं जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, वो बता रहे हैं कि जी व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स ने ऐसा बोला। तो हो सकता है बोला हो, इसके बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं वो कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। अभी आप देखिए, युद्ध के हालात को देखते हुए इस खबर का क्या मकसद है और ये अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। सबसे पहले, रूस अभी हर जगह आगे बढ़ता नजर आ रहा है, कुर्स्क में भी आगे बढ़ता नजर आ रहा है, और जो उसकी जो सीमाएं लगी हुई हैं और जहां पर जो फ्रंट लाइन है यूक्रेन के अंदर डॉनबास रीजन में, उधर भी उसका वो आगे बढ़ रहा है। अब जो बाइडेन और जो यूरोप के कंट्रीज हैं, इनके लिए एक बेइज्जती वाली सिचुएशन आ रखी है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं और वो बोल रहे हैं मैं तो लड़ाई बंद कराऊंगा। और इस हालत में अब एक तरीके से इनकी कुछ किरकिरी भी हो रही है, और दूसरे इनको ये भी लग रहा है कि अगर ये जो बंद करने की बातचीत इसके बाद आती है, या जब नया एडमिनिस्ट्रेशन आता है और वो रोक लगा देता है कुछ एड में, तो उस हालत में इनको टेरिटरी भी गंवानी पड़ेगी और इनकी बेइज्जती भी होगी। दूसरी चीज क्या है कि ये जो इस किस्म की खबर से ये इसका डायरेक्ट रिलेशन ये जोड़ रहे हैं। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिस किस्म से इसको जस्टिफाई कर रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई रूस जो है वो नॉर्थ कोरिया के ट्रुप्स लेके आ गया, तो नॉर्थ कोरिया के सोल्जर लाके उन्होंने कुर्स्क में लड़ाई लड़ी, और क्योंकि वो सोल्जर दूसरे देश के लेके आ गया है, इसलिए अभी हालात बदल गए हैं, और इस बदले हालात में हम ये परमिशन दे सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अभी जो बाइडेन और G7 कंट्रीज ये सारे आपस में मिले हैं, और जब ये मिले थे तो उस टाइम में ये बातचीत चली थी। जापान ने और साउथ कोरिया ने, इन्होंने भी ये कहना शुरू किया है नॉर्थ कोरिया को भी रूस से मदद मिलेगी। तो उनको ये लग रहा है कि अगर जो ये समझौता साइन हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच में, रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में,
तो उस समझौते के तहत अगर यूक्रेन के रशिया के ऊपर लड़ाई होती है या रशिया के ऊपर आक्रमण होता है तो नॉर्थ कोरिया सोल्जर देगा। तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर नॉर्थ कोरिया के ऊपर खतरा आता है तो रूस सोल्जर देगा। इससे जापान और साउथ कोरिया बहुत चिंतित है और वो भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो अब डायरेक्टली अगर अमेरिका बोल देता है कि जी मैं ऐसे परमिशन दे रहा हूं, तो उसका क्या मतलब होता है कि जो ये आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है, लॉन्ग रेंज वेपन जो बोलते हैं, जो यूएसए ने यूक्रेन को दिए हैं, वो अगर परमिशन दी जाती है तो उसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो सैटेलाइट अमेरिका की इस्तेमाल होंगी, जो उसको ऑपरेट करेंगे वो अमेरिका के सोल्जर होंगे। तो रूस का यह कहना है कि भाई मैं ये मानूंगा कि अमेरिका लड़ाई में उतर गया और उसके बाद अगर मेरी संप्रभुता के ऊपर और मेरी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर अगर अटैक होता है तो मैं न्यूक्लियर भी हथियार भी इस्तेमाल कर सकता हूं। ऐसा रूस का मानना है और उसने अपनी स्ट्रेटेजी कुछ ही समय बदली है, कुछ समय पहले बदली है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये थोड़ा मुश्किल तो है और ये परमिशन देने का मतलब अभी तक ना ऐसा कोई यूक्रेन ने हथियार फायर किया है, ना ही ज़ेलेंस्की ने खुद बोला है कि मुझे परमिशन मिल गई है। उसने सिर्फ इतना बोला है कि अगर फायर करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इस किस्म से एक तरीके से दबाव बनाना चाह रहे हैं वो रूस के ऊपर। पहली बात कि आप जो नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स हैं उनको इस्तेमाल ना करें, एक दबाव ये बनाया जा रहा है। दूसरा दबाव ये है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद हम इस चीज की परमिशन दे दें। और तीसरी चीज है जो इंटरनल मैसेज है। अब जो बाइडेन को पता है कि इससे मुझे नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है, इलेक्शन में हार चुका हूं और ज्यादा तो मैं कुछ हारने वाला हूं। तो क्योंकि अगर मैं हारने वाला हूं और प्रेसिडेंट ट्रंप अगर आके इस लड़ाई को बंद करवा देते हैं और अमेरिका को इससे फायदा होता है, तो जो मेरी जो डेमोक्रेट्स का जो रही कसी शक्ल जो रहती है, इनकी इज्जत वो भी चली जाएगी। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इससे दो चीजें होंगी, या तो रूस कुछ एक्शन नहीं लेगा जब तक सचमुच रूस को खतरा नहीं महसूस होता, या कुछ एक्शन लेगा। अगर वो रूस कुछ एक्शन लेता है तो जाहिर है कि लड़ाई भड़केगी। अगर लड़ाई भड़कती है तो प्रेसिडेंट ट्रंप को संभालनी पड़ेगी और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक ऐसी माइनफील्ड में घुस जाएंगे जिससे उनके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो उस तरीके से वो इसे एक तरीके से पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहा जाए। तो ये एक इसका जो है एक कारण हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उसमें ये भी है कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रॉमिस भी ये कि मैं पीस करवा दूंगा या पहले दिन ही लड़ाई बंद हो जाएगी, वो प्रॉमिस भी फिर पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये भी प्रेसिडेंट बाइडेन को लगता है कि शायद इसमें मुझे फायदा होगा। तो ये एक और एंगल देखा जा रहा है अमेरिका के इंटरनल सर्कल्स में। अभी जहां तक इनका सवाल है, यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन अभी मुसीबत में है। मुझे नहीं लगता कि इतने आश्वासन से वो फायर करेगा या कोई हथियार इस समय फायर करेगा। और जाहिर है कि इसको फायर करने के साथ साथ अमेरिका के सोल्जर भी एक तरीके से और यूके के सोल्जर भी इस लड़ाई में उतर जाएंगे और एस्केलेशन तो बढ़ेगा अगर ऐसा होता है तो। और अगर ये खबर मानी जाए कि इस खबर में पूरी तरीके से सच्चाई है, और या ऐसा भी हो सकता है, एक संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि शायद वो डिक्लेयर ना करें लेकिन यूक्रेन को बोल दें कि यूक्रेन जब ज्यादा मुसीबत में आता है तो फायर कर दे। तो ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी है। तो वो लेकिन उसका जो खुलासा है वो तभी होगा जब यूक्रेन कुछ ना कुछ फायर करेगा, ऐसा हथियार।
बिल्कुल। और जो इंटरनल रिपोर्ट्स है वो ये भी है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ये सब इसलिए कर रहे हैं, इस पूरे इसको चाहते हैं कि एस्केलेशन हो, ताकि वो प्रेसिडेंट शिप को रिटेन कर पाए और इतना एस्केलेट हो जाए पूरा कॉन्फ्लिक्ट और वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ताकि प्रेसिडेंट ट्रम्प वापस पावर में ना आ सके। तो इसलिए भी ये सारी चीजें एकदम से हमें देखने को मिल रही। क्या सर उस जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या पॉसिबिलिटी है, उस पे आपको क्या लगता है कि पॉसिबिलिटी है, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब ट्रांजिशन हो रहा होता है पावर का, ये अभी ट्रांजिशन का टाइम है, एक प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑलरेडी बैठा हुआ है, कोई भी बड़ा फैसला जो कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकता है, एक तरीके से मॉरली करेक्ट नहीं है कि कोई भी ऐसा बड़ा फैसला लिया जाए। आपकी बात कट रही है, लेकिन ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल को इस्तेमाल करने की जो सपोजिटली परमिशन दी जा रही है, इस खबर में कितनी सच्चाई है या पॉसिबिलिटी कितनी है, ये एक सवाल ये भी है कि अभी तक क्यों नहीं दिया, अभी क्यों दिया जा रहा है? इसकी वजह से भी ये सवाल निकल के आ रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प को टॉपल डाउन करने के लिए सब किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो ये टाइम है कि इस टाइम पर ये अनाउंसमेंट हुआ है, ये टाइम भी काफी हद तक संदेह करता है। और इस टाइम के मुताबिक अगर आप देखें, जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर ये जब ट्रांजिशन में होती है गवर्नमेंट, तो उनको ऐसा अनाउंसमेंट करना नहीं चाहिए था, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है, और ये एक तरीके से इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप एक ऐसा फैसला ले रहे हैं जो बिगड़ भी सकता है, और बिगड़ के उसमें बहुत ज्यादा एस्केलेशन भी हो सकता है। क्योंकि अगर कई चीजें हैं, अब मान लो जैसे इनकी सैटेलाइट इस्तेमाल करी, हो सकता है रूस जो है उनकी सैटेलाइट भी उड़ा दे, तो फिर स्पेस वॉर शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे की सैटेलाइट उड़ा रहा है, सैटेलाइट पे अटैक हो गया, वो एक दूसरी डायमेंशन है, वो बहुत ही खतरनाक डायमेंशन है। उसी मुताबिक मान लो उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर लिया, वो भी एक जबरदस्त एस्केलेशन हो जाएगा। तो ऐसे मौके पे जो आदमी इलेक्ट होकर आया है, आप उसको मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर आप अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ये भी हो सकता है कि इमरजेंसी हो, तो इसकी भी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना ज्यादा सिचुएशन खराब होगी, क्योंकि उन्हें भी पता है, पहले ये सिचुएशन एक बार हो चुकी है, ये ऐसी सिचुएशन पहले टेस्ट हो चुकी है। कारण क्या है, आपको याद होगा कि बहुत पहले अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर हथियार टर्की में लगाए थे, और रूस ने इसके ऊपर बहुत जबरदस्त रिएक्ट किया था, और उन्होंने अपने न्यूक्लियर हथियार जाके क्यूबा में लगा दिए थे कि अब आप इधर कुछ करो और फिर मैं दिखाता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। क्योंकि रूस के पास 6000 न्यूक्लियर वेपन है, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। तो कोई भी प्रेसिडेंट, चाहे जो बाइडेन हो, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप हो, वॉशिंगटन को और न्यूयॉर्क को खतरे में नहीं डालेगा यूक्रेन को बचाने के लिए। मैं पहले भी कहता रहा हूं और अभी भी मेरा यही मानना है। तो उस हालत में जब ऐसा हुआ था, तो फिर अमेरिका को फिर से बेइज्जती का सामना करना पड़ा था, और उन्होंने वहां पे जो न्यूक्लियर वेपन लगवाए थे वहां टर्की में, उसको वापस लेके आना पड़ा। तो अभी भी यही सिचुएशन है कि अगर ऐसा होता है और एक भी ऐसा हथियार अगर फायर होता है जो अमेरिका की मदद से होता है, और अगर रूस एक सैटेलाइट उड़ा देता है, तो फिर इनको फिर से बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। अभी क्या है कि दो मिसकैलकुलेशन हो रही है। प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से एक मिसकैलकुलेशन ये हो रही है कि शायद पुतिन, कई बार हमने रेड लाइन पुतिन ने लगाई थी और हमने उसको क्रॉस कर दिया और पुतिन ने कुछ नहीं किया। मिसाल के तौर पे पुतिन ने बोला था भाई टैंक अगर और मिसाइल आप टैंक और आईसीवीज अगर आप इनको दोगे और लॉन्ग रेंज वेपन्स दोगे तो हम उसकी पलट कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं, टैंक आ गए। उसके बाद F-16 के ऊपर बातचीत हुई थी, F-16 पर भी रूस ने धमकी दी थी, वो F-16 भी आ गए, लेकिन रूस में की धमकी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो उन्हें लग रहा है कि शायद ये धमकी है और ये धमकी तक रह जाएगी, तो उससे आगे कुछ नहीं होगा। ये एक कैलकुलेशन है। हो सकता है ऐसा मिसकैलकुलेशन किया हो सकता है जो आर्म्स डीलर्स हैं वो जो बाइडेन को भड़का रहे हो कि भाई यही कैलकुलेशन है, पहले कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पुतिन जो है ऐसा इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन इस मौके पे ऐसा रिस्क लेना, अगर आपकी प्रेसिडेंसी होती 6 महीने 8 महीने 1 साल, तब आप ऐसा रिस्क लेते, तब तो बहादुरी की बात मानी जाती।
लेकिन अब आप किसी और के कंधे पे रख के क्यों बंदूक मार रहे हो? तो उस हालत में मुझे लगता है कि जो ये अटकलें अपनी प्रेसिडेंसी को बरकरार करने के लिए उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है। इन अटकलों से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि टाइमिंग जो है वो कुछ इस किस्म का है कि वो ये सजेस्ट करता है कि कुछ ना कुछ तो कहानी है। लेकिन मोटे तौर पे क्योंकि अभी तक ये व्हाइट हाउस से इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ और पेंटागन से इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ, ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसका अनाउंसमेंट किया है, इसलिए मैं अभी इसको थोड़ा सा प्रीमेच्योर कहूंगा। इस निर्देश पर या इस कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचे, उसमें मैं ये मानूंगा कि अभी थोड़ी जल्दी है इस कंक्लूजन पे पहुंचने की। बिल्कुल, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं और हर तरफ इस तरह की बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, तो हम इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या इस तरह की पॉसिबिलिटीज अभी सामने नजर आ रही हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन सर अगर ऐसा होता है तो किस तरह की सिचुएशन का हम को आगे इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही वेस्ट एशिया में हम देख रहे हैं कि क्राइसिस चल रहा है, रशिया यूक्रेन कई साल से चल रहा है, प्लस और ये एस्केलेट होता है तो किस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और अभी प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील रियो में गए हुए G20 समिट के लिए, वहां पर पीस को लेकर खास तौर से चर्चा होने वाली है, और क्या कुछ हम देख सकते हैं उधर? देखिए, इसको मैं रियलिस्टिक तौर पे देखूंगा थोड़ा सा। मान लो यूक्रेन ने फायर कर दिया, एंटी टैंक मिसाइल फायर कर दी, जो ग्राउंड सिचुएशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि लॉन्ग रेंज में जाके रूस में कुछ ना कुछ मारकाट हो जाएगी, रूस की कुछ बिल्डिंग बर्बाद होंगी, वहां पर कुछ बर्बादी होगी, कुछ लोग मरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन और ऑलरेडी जो यूक्रेन है वो लॉन्ग रेंज वेपन इस्तेमाल कर रहा है, ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहे, और रूस के खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन इस वेपन को में थोड़ा सा जो पेचीदापन आ रहा है वो इसलिए है क्योंकि इसको ऑपरेट करेंगे, जो इसको गाइड करेंगे वो अमेरिका के लड़ाके होंगे, अमेरिका के सैनिक होंगे। इसलिए ये जो एस्केलेशन, इसको बड़े तौर पे एस्केलेशन माना जा रहा है। दूसरी चीज क्या है कि तो ग्राउंड सिचुएशन पर तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। अब दूसरी चीज क्या है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। अब इन्होंने न्यूज चैनल्स के थ्रू एक न्यूज निकाल दी है कि जी अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसी परमिशन दे दी, ये न्यूज चैनल्स ने निकाली है परमिशन। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टीम है वो भी ऐसे संकेत दे सकती है यूरोप को कि भाई आप बाहर आ जाओ, ये सब मत करो, क्योंकि उसके बाद में मैं फिर आपकी गारंटी नहीं लेता आपकी सुरक्षा की। तो वो भी थोड़ा सा एक सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है। दूसरी चीज, वो रूस को भी एक इनडायरेक्ट बैक चैनल से न्यूज दे सकते हैं कि भाई हम इसके खुद अलग हो जाएं इस डिसीजन से, कि मैं इस डिसीजन को नहीं मानता और ये डिसीजन मेरा नहीं है, और आप इसमें ओवर रिएक्ट ना करें। तो ये भी एक बैक चैनल से आगे बढ़ सकती है बात। तीसरी चीज ये है कि वो जो बाइडेन से ही डायरेक्ट बात करे कि भाई जो आप ये कर रहे हो, आपने इनडायरेक्टली न्यूज चैनल के थ्रू भेज दी, वो ठीक है, शायद आप उनको डराना चाह रहे हो, शायद नॉर्थ कोरिया को डराना चाह रहे हो, यहां तक सही है, लेकिन डिक्लेयर मत करना। अगर आप डिक्लेयर करोगे तो उसके बाद जो है डिक्लेयर करने के बाद सिचुएशन फिर बिगड़ सकती है। तो इनकी आपस में भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि किसी भी हालत में कोई भी जो बाइडेन को इस बारे में के लिए तो माफ नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक न्यूक्लियर हथियार वॉशिंगटन के ऊपर आ जाए तो वो तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में कोई भी चाहेगा, चाहे जो बाइडेन हो, चाहे डेमोक्रेट्स हो, चाहे कोई और हो। तो वो तो मुझे नहीं लगता, और ना ही वो सिचुएशन आने वाली है। लेकिन इस बीच कुछ और इम्प्लीकेशंस हैं इसके, कि आप अगर रूस को इस मुसीबत में डालते हो तो रूस के पास भी कई सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पे वो और ज्यादा टेक्नोलॉजी दे दे नॉर्थ कोरिया को, फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे। ईरान को बोले कि ठीक है मैं भी आपको थोड़ी न्यूक्लियर वेपन बनाने में मदद करता हूं, उसमें और मुसीबत आ जाएगी के साथ है। हाँ, क्योंकि ईरान अभी बहुत ही नजदीक है न्यूक्लियर हथियार बनाने के। अगर थोड़ी मदद रूस की तरफ से और ज्यादा हो जाए, या वो भी एक इंडिकेशन इसी मुताबिक छोड़ दे, एक खबर ऐसे छोड़ दे
कि रूस के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो ईरान में देखे गए हैं, या वो अभी ईरान जा रहे हैं ईरान की मदद करने के लिए, तो उसी से काफी हल्ला हो जाएगा। तो थोड़ी सरगर्मी बढ़ेगी। अभी एक तरीके से इंफॉर्मेशन वॉर के लेवल पर है ये, ग्राउंड के ऊपर हथियार तो कोई फायर हुआ नहीं है और ना ही किसी ने एक्नॉलेज किया कि ऐसी परमिशन आई। तो इस हालत में इसको मैं इंफॉर्मेशन वॉर मानूंगा, और इंफॉर्मेशन वॉर के तौर पे ये लेकिन ये भयानक इंफॉर्मेशन वॉर है, और जाहिर है कि पूरा वर्ल्ड इससे कंसर्न होगा, क्योंकि इसके परिणाम बहुत ही खराब हो सकते हैं। क्योंकि जितने भी मैंने कॉन्टीजेंसी बताई उन सब में परिणाम तो खराब है। मान लो ईरान न्यूक्लियर बन जाता है, जाहिर है कि रीजनल सिक्योरिटी मिडिल ईस्ट की उसमें बहुत ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। नॉर्थ कोरिया वो तो वैसे ही मिसाइल फायर करता रहता है हर दूसरे तीसरे दिन, तो उसको अगर और ज्यादा हिम्मत बढ़ गई तो भी मुसीबत है। और जापान और साउथ कोरिया उनको भी कब कभी छूट रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भाई अभी तक तो सही था कि भाई हम नॉर्थ कोरिया के 1-to-1 लड़ाई की सोच रहे थे, लेकिन अगर अब इसने मदद कर दी, इसके सोल्जर वहां इस्तेमाल हो गए, अब रूस के जब सोल्जर आगे नॉर्थ कोरिया में बैठेंगे तो फिर हमें तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि जो इन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन किया है रूस ने और नॉर्थ कोरिया ने, उसके मुताबिक तो बात सही है कि अगर नॉर्थ कोरिया पर हमला होगा तो जाहिर है कि रूस भी मदद करेगा और उसके सोल्जर भी आएंगे। और ये भी माना जा रहा है कि कुर्स्क की क्यों, अभी ये लोग अपना, अभी ये शुरू में न्यूज निकाल दी इन्होंने यूएस के मीडिया चैनल्स ने, अब उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं नहीं, ये जो परमिशन है ये सिर्फ हम कुर्स्क की बात कर रहे हैं और कहीं की बात नहीं कर रहे। क्योंकि और कुर्स्क क्यों इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि कुर्स्क की ऐसा जगह है जहां पर अभी तक आप बोल रहे थे कि रूस ने इन्वेजन किया, लेकिन कुर्स्क एक ऐसा इलाका है जिसमें यूक्रेन ने इन्वेजन किया। अब जब यूक्रेन ने इन्वेजन किया है, यूक्रेन ने हमला किया है, तो यूक्रेन ने भी हमला अपने आप नहीं करा। अकेले यूक्रेन में हिम्मत नहीं है हमला करने की रूस पर। जाहिर है कि उस हमले के पीछे भी जो बाइडेन और यूके ये दोनों शामिल थे, और अब उनको लग रहा है कि जो हमने हमला किया था वो फुस होने वाला है, और अभी जो भी टेरिटरी बची है कुर्स्क में, वो अगर ये 50,000 ये जो अभी नॉर्थ कोरिया के सोल्जर हैं और अमेरिका रूस के सोल्जर हैं, ये जब आगे बढ़ेंगे तो अब वो भी हमारा चला जाएगा, तो और बेइज्जती होने वाली है। तो इस चक्कर में मुझे लगता है कि ये खबर छोड़ी गई है, और इस खबर को कारगर होने में अभी थोड़ा वक्त है। हम तो उम्मीद ये करते हैं कि ये खबर कारगर ना हो, क्योंकि अगर खबर कारगर होती है तो पूरे विश्व के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। और हम पहले ही कई सारे कॉन्फ्लिक्ट और हम वॉर्स को देख रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर कई सालों से चल रहा है, ईरान इजराइल 1 साल हो चुका है। तो ये कई सालों से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, फूड सिक्योरिटी, कई सारे ह्यूमन राइट वायलेशन, बहुत सारी समस्याएं इसकी वजह से उत्पन्न होती है। और ये फर्दर एस्केलेट होता है तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकता है, और बहुत गंभीर इसके परिणाम हो सकते हैं। और आगे क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये खबर आगे मजबूत होती हुई नजर ना आए। खबर की हद तक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हद तक ही रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पे पूरा विश्लेषण देने के लिए, क्योंकि बहुत अहम ये अपडेट या डेवलपमेंट। धन्यवाद।